हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। इसको मैं BMA लिख रही हूँ, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ओके बच्चों, ये टॉपिक जो हम आज करने जा रहे हैं आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। इस क्लास में बच्चों हम डेरिवेशन सीखेंगे कि हाउ वी कैलकुलेट रेडियस ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है, कि हम रेडियस को कैसे फाइंड आउट करेंगे आपके किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की, और कुछ ग्राफ्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। NCERT के सिलेबस में बच्चों ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। NCERT के सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, वो डायरेक्ट आपको क्या बता देते हैं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूलाज बता दिया जाता है और आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर्स निकाल सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम के लिए सबसे पहले बच्चों हम दो फार्मूलाज लिखते हैं जो कि बोहर मॉडल ऑफ एटम ने कहा था, ठीक है। उसके पोस्टुलेट से हम लिखते हैं। बोहर मॉडल ने फर्स्ट चीज़ हमें क्या कही थी कि जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है, क्वांटाइज रहता है। इट मीन्स MVR इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है। एक तो फॉर्मूला बच्चों हमारे पास ये है। सेकेंड फार्मूला उसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन तब तक रिवॉल्व करता रहता है जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में क्या रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय K इंटू ZE² इज इक्वल टू MV² R, ठीक है। उसे हम क्या लिखते हैं बच्चों, K इंटू ZE², ठीक है, R² इज इक्वल टू MV² R। ओके बच्चों, यहाँ पे तो R से R कैंसिल आउट, तो हम क्या लिख सकते हैं, ZE² R इज इक्वल टू MV²। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर है ना सभी को, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे K की वैल्यू हम क्या मानते हैं, 1, ठीक है, इन CGS सिस्टम, ठीक है। पहले तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा मेन टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट। अगर हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की रेडियस को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे उसकी रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या लिखो, वेलोसिटी की वैल्यू लिखो। फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन वन V कम्स आउट टू इक्वल टू NH/2πmR, ठीक है। हमने V की वैल्यू निकाली बच्चों यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से। अब उसे पुट कर दो किसमें, सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो बच्चों। इसमें देखो क्या आ जाएगा, ZE² इज इक्वल टू M इंटू V², मतलब N² H² मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बच्चों, V का स्क्वायर करके 4π² M² R², ओके, ठीक है। यहाँ से R ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चों रेडियस की वैल्यू लिखो। R कितना आ जाएगा हमारे पास, R इज इक्वल टू N² H² ओवर ZE² इंटू 4π² M, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे बच्चों H भी क्या है, कांस्टेंट है, पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, M भी क्या है, कांस्टेंट है। देखो N तो कांस्टेंट नहीं है, H कांस्टेंट है, ठीक है, E कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है। देखो 4 पैरामीटर्स तो यहाँ पे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए ना। तो क्यों ना हम इसको एक जनरल सिंपल सा फॉर्मूला बनाने के लिए इनकी वैल्यूज़ को पुट कर ले, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ H, E, pi and M, the value of radius comes out to be equal to 0.529। क्या बच जाएगा बच्चों यहाँ से, N² और Z हमारे पास बच जाएगा, N²/Z। और इसकी यूनिट्स क्या होगी बच्चों, ये वैल्यू जो आई है रेडियस की वो किस में आई है, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आई है, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है।
क्योंकि ये पैरामीटर्स क्या थे, कांस्टेंट थे, तो इन सभी की वैल्यू हमने पुट कर दी और हमारे पास क्या आ गया, सिंपल रिलेशन आ गया 0.529 n² अपॉन में z। बट बच्चों ये वाला जो रिलेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भी मैंने आपको इसे डिराइव करना सिखाया है, अदरवाइज़ तो न्यूमेरिकल तो इस वाले फार्मूले से भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो सपोज करो मेंस में ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो हो सकता है वो इन ऑप्शन इनकी फॉर्म में दे दे, n h पाई, ठीक है, इनकी टर्म में दे दे आपको ऑप्शन। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ये इतना याद होना चाहिए कि हाँ जी हमारा ये ऑप्शन, ठीक है, ये रिलेशन कैसे आता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, आपको ये दो इक्वेशंस लर्न करनी है। पहली इक्वेशन से आपने v की वैल्यू निकाली और सेकंड में पुट कर दिया, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा r के लिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो 0.529 है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बोहर रेडियस भी हम इसे बोलते हैं। बोहर रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, सपोज करो आपको सेकंड ऑर्बिट के लिए रेडियस फाइंड आउट करनी है हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए z क्या होगा, z इज़ एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू पुट करो, एटॉमिक नंबर की वैल्यू पुट करो। ठीक है, जोन से ऑर्बिट के लिए आपसे पूछी गई है उसकी वैल्यू पुट करो और हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, वहाँ से रेडियस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों, ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है, कुछ ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं। जिन बच्चों को ग्राफ्स समझ में नहीं आते कि ग्राफ्स को कैसे प्लॉट करेंगे, कि मतलब उनकी जो शेप होगी ग्राफ की पर्टिकुलर वो कैसे आएगी, तो इसके लिए बच्चों मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। ठीक है, जर्नल ग्राफ के नेम से, तो आप वहाँ पे भी जाके उसमें देख सकते हो। ठीक है, उन वीडियोज़ को, वहाँ से आपको पर्टिकुलर पता चल जाएगा कि ग्राफ की शेप कैसे आई है, कैसे हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ है बच्चों हमारे पास रेडियस। ठीक है, रेडियस r वर्सेस 1/z। ठीक है, r वर्सेस 1/z का ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था 0.529 n² अपॉन में z, तो इसको मैंने 1 अपॉन में z लिख लिया। तो देखो r हमें किस पे लेना है, y एक्सिस पर लेना है, 1/z कहाँ लेना है बच्चों, x एक्सिस पर लेना है। तो यहाँ पे ये टर्म किसकी तरीके से बिहेव करेगी, 0.529 इंटू n², m के तरीके से। तो y इज इक्वल टू mx टाइप ग्राफ बनाइए, और y इज इक्वल टू mx टाइप ग्राफ। ठीक है, अगर आप लास्ट वीडियो में भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा वो कैसा बनेगा, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विच इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना है, वाई एक्सिस पर रेडियस और एक्स एक्सिस पर बच्चों आपको क्या लेना है, 1/z। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट ग्राफ बनेगा। यहाँ पर सेकंड ग्राफ है बच्चों, यहाँ पे हमें टोटल 4 ग्राफ प्लॉट करने हैं। सेकंड ग्राफ बनाना है r वर्सेस z। ठीक है, r वर्सेस z। अब देखो यहाँ पे r इज इक्वल टू 0.529 n² अपॉन में z। ठीक है, n² अपॉन में z। अब देखो बच्चों ये तो r तो ले लिया y एक्सिस पर, और आपको z किस पर लेना है, x एक्सिस पर। तो मतलब ये पूरी क्वांटिटी कैसे बिहेव करेगी, m की तरीके से, m/x। तो y इज इक्वल टू m/x टाइप। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ की शेप क्या होती है, किसकी आपके पास इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू m/x टाइप की, हाइपरबोला की। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे रेडियस और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, z। तो इस ग्राफ की जो शेप होगी दैट इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, जिन बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती वो प्लीज़ जो जनरल ग्राफ्स वाली वीडियो है वो देखें। छोटी सी वीडियो है पर उसमें आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी ग्राफ्स की, कि कैसे हम किसी भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी केमिस्ट्री में बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों थर्ड ग्राफ जो हमें डिस्कस करना है। थर्ड ग्राफ है बच्चों हमारे पास r वर्सेस n²। r वर्सेस n²। आपको हमेशा क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूले की हेल्प से ही आपको बता देना है कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, n²। अब देखो r को किस पे लिया, y एक्सिस पे, n² को किस पे लिया बच्चों, x एक्सिस पर। तो मतलब 0.529 अपॉन में z हमारा यहाँ पे क्या है, m है, और n² हमारा क्या है, x है। तो ये किस टाइप की इक्वेशन बन गई बच्चों, y इज इक्वल टू mx टाइप की अगेन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द
ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पर क्या लेंगे, आर लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, एन स्क्वायर लिखा है, तो आर वर्सेस एन स्क्वायर। तो देखो ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना है इसमें, ठीक है। रट्टा मारोगे तो याद भी नहीं होगा अगर आप, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, और मेनली तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कैसे मर्जी पूछ सकता है वो, तो इसलिए आपको इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करने आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट ग्राफ है बच्चों आर वर्सेस एन, आर वर्सेस एन। तो देखो r इज इक्वल टू 0.529, ठीक है, अपॉन में z इंटू एन स्क्वेयर। अब देखो r को आपने माना है y, इसको ये पूरा क्या बन जाएगा m, अब n को क्या मान लिया ओनली x, तो ये क्या बन जाएगा x का स्क्वायर। मतलब ये किस टाइप की इक्वेशन बनी, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर टाइप इक्वेशन हमारे पास बनी है। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर टाइप इक्वेशन किसकी होती है बच्चों, पैराबोला की होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, ओके। तो y एक्सिस पर क्या लेना आपको, रेडियस, एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया है, ओनली n, नॉट एन स्क्वायर। देखो यहाँ पे तो एन स्क्वायर था ना, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, पैराबोला बनेगा, ठीक है, लाइक दिस। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, पैराबोला। आई चीज़ समझ में। तो इस तरीके के हमारे पास ग्राफ बनते हैं। ग्राफ लोड करना बहुत ही ईजी है, अगर आप क्या करो वो वीडियो देख लो, ठीक है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। ग्राफ कैसा है कि यहाँ पर इस तरीके से है, ये ए कर्व है और ये कर्व है बच्चों हमारे पास बी कर्व है। यहाँ पे ये रेडियस की वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारे पास है 1/z की वैल्यू, ठीक है। ये बताओ विच ग्राफ इज़ रिलेटेड टू हाइड्रोजन एंड हीलियम, विच ग्राफ इज़ रिलेटेड टू हाइड्रोजन एंड हीलियम पॉजिटिव, ठीक है। तो बड़ा इजी सा आंसर है बच्चों इसका। देखो हाइड्रोजन के लिए कौन सा होगा, हीलियम के लिए कौन सा होगा, ठीक है। ए ग्राफ होगा बच्चों हाइड्रोजन के लिए, आंसर क्या होगा, ए किसके लिए होगा, फॉर हाइड्रोजन, और बी जो प्लॉट होगा दैट इज़ फॉर हीलियम पॉजिटिव, ठीक है। सिंपल सी चीज़ देखो फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वेयर अपॉन में z, ठीक है। तो देखो जो z की वैल्यू है, जिसके लिए z की वैल्यू हाई होगी उसके लिए रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और ये ग्राफ क्या है, वर्सेस r वर्सेस 1/z, मतलब जैसे जैसे z डिक्रीज़ होगा 1/z क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो रेडियस की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी, जिसके लिए z की वैल्यू कम होगी, और z की वैल्यू कम किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए तो z की वैल्यू कितनी होती है 1, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, तो रेडियस किसके केस में स्मॉल होगी, हीलियम के केस में, तो बी प्लॉट किसके लिए होगा, हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए, और ए जो आपके पास जो कर्व है वो किसके लिए होगी बच्चों, हाइड्रोजन के लिए होगी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से बनता है। और जितने भी न्यूमेरिकल है बच्चों, न्यूमेरिकल कैसे होंगे, सपोज करो आपसे पूछ लिया कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन एटम है तो बच्चों z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और सेकंड ऑर्बिट n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो फॉर्मूले में पुट कर दो, n की वैल्यू कितनी पुट करोगे 2, और z की वैल्यू कितनी पुट करोगे 1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास एंगस्ट्रॉम में। अगर सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन होता तो आप क्या करते, हीलियम के लिए वैल्यू n की वैल्यू तो 2 ही होती, पर हीलियम के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाती 2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर पुट करते, यहाँ पे 2 पुट करते, तो हमारे पास क्या जाता, आंसर आ जाता, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये हमारे पास टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे बच्चों कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बच्चों कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी में हम डिफरेंट टाइप के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो आपको पता चलेंगे, एनर्जी वाली वीडियोस में ही पता चलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।